नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और आइए अब रुक करते हैं खबरों का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के संबंध में गुपकार घोषणा पर भविष्य की कार्रवाई का खाका तैयार करने के लिए गुरुवार को अपने आवास पर बैठक बुलाई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी बैठक में हिस्सा ले रही हैं। मुफ्ती को 14 महीने की हिरासत के बाद मंगलवार को छोड़ा गया था। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने उनसे उनके आवास पर मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मेरे पिता और मैंने महबूबा मुफ्ती साहिबा से मिलकर रिहाई के बाद उनका हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि पीडीपी नेता ने गुपकार घोषणा पर हस्ताक्षर करने वालों की गुरुवार को होने वाली बैठक में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बैठक में शामिल होने के फारूक साहब के निमंत्रण को विनम्रता से मंजूर किया और इसी के साथ आज बैठक शुरू हो चुकी है। तो ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के संबंध में गुपकार घोषणा पर भविष्य की कार्रवाई का खाका तैयार करने के लिए गुरुवार को अपने आवास पर बैठक बुलाई है, जो कि इस समय जारी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी बैठक में हिस्सा ले रही है। इस समय बैठक जारी हो गई है। गुपकार घोषणा पर भविष्य की कार्रवाई का खाका इस बैठक में तैयार किया जा रहा है। आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि महबूबा मुफ्ती की मंगलवार को देर शाम रिहाई हुई थी। 14 महीने तक वो नजरबंद थी और इसके बाद काफी लंबे समय बाद उनकी रिहाई हुई और इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर से सियासी हलचल सूबे में तेज कर दी है। इसी के साथ जब उनकी रिहाई हुई तो बुधवार को उन्होंने अपने आवास पर बैठक बुलाई थी, जहां फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों पहुंचे थे। इसके अलावा तमाम पीडीपी के कार्यकर्ता भी उस बैठक में पहुंचे थे। वहीं आज उमर अब्दुल्ला के आवास पर यह बैठक हो रही है, जहां महबूबा मुफ्ती शामिल हो चुकी हैं। गुपकार घोषणा के बाद इस अभियान पर हस्ताक्षर करने वालों को इस बैठक में आमंत्रण दिया गया है और महबूबा मुफ्ती खुद भी इस बैठक में पहुंची हुई हैं। बैठक जारी है। फारूक अब्दुल्ला के आवास पर यह बैठक हो रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इस समय बैठक में हिस्सा ले रही हैं। महबूबा की रिहाई के बाद लगातार सूबे में सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और महबूबा मुफ्ती साफ कर चुकी है कि धारा 370 को फिर से बहाल करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र, बुधवार को पीडीपी की बैठक और आज फारूक अब्दुल्ला के आवास पर बैठक, लग रहा है कि मुफ्ती की रिहाई के बाद सियासी हलचल सूबे में एक बार फिर से तेज हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए कश्मीर के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि 370 जो पहले वाली स्थिति थी उसको फिर से बहाल किया जाए। इसी के लिए आज गुपकार रोड जो है, जहां फारूक अब्दुल्ला का निवास स्थान है, वहां पर सभी जो कश्मीर केंद्रित पार्टियां हैं, खास करके अगर पीडीपी की बात करें, एनसी और सजाद गनी लोन और इसके साथ साथ कांग्रेस भी जो है इस सब मुद्दे पर वहां मिलने वाले थे। लेकिन गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो थोड़ी उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन उन्होंने अपना संदेश जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को दे दिया है। तो 370 को लेकर एक जो स्थिति बनी हुई थी, पहले जैसी स्थिति को फिर से बहाल करने के लिए ये सब रणनीति जो है वो बनाई जा रही है कि किस प्रकार से पहले वाली स्थिति जो है वो फिर से बहाल की जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है, एनसी के अध्यक्ष जो है, वो उन्होंने चाइना से मदद मांगी है 370 को फिर से वापस लाने के लिए। इसी प्रकार महबूबा मुफ्ती के जो बोल हैं वो फिर से बिगड़े हैं। हालांकि उनको रिहाई जो है कल ही हुई है और उसके बाद उन्होंने छूटे केंद्र सरकार पर हमले जो है वो शुरू कर दिए हैं। अब कहीं ना कहीं एक सिग्नेचर कैंपेन जो है शुरू किया जाएगा 370 की बहाली को लेकर। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कश्मीर केंद्रित पार्टियां जो हैं वो केंद्र सरकार के फैसले से खुश नहीं है और इसी वजह से आज उनका जो है मीटिंग गुपकार रोड स्थित डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर चल रही है। जी बिल्कुल रविंद्र, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि धारा 370 जैसे ही निषिद्ध की गई थी उसके बाद से जो सियासत है वो काफी हद तक कम हो गई थी सूबे में। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद देखिए बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, लोगों की भावनाओं को भड़काने का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में शांति फिर से भंग हो सकती है। क्या इस आशंका के मद्देनजर कोई बड़ी कार्रवाई लग रहा है कि होगी? अगर किसी तरह से ज्यादा ही भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई तो केंद्र सरकार क्या इसमें हस्तक्षेप कर सकती है? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार देखिए जब से यूटी बना है तो केंद्र सरकार के सारे रूल जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हैं और अगर इस प्रकार के भड़काऊ भाषण जो हैं होंगे और खास करके लोगों की भावनाओं को फिर से भड़काने की कोशिश की जाएगी कश्मीर घाटी के अंदर, तो यही लगता है कि केंद्र सरकार फिर से जो बड़े नेता हैं, जो खासकर हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला
और महबूबा मुफ्ती, जिनके हमेशा पाकिस्तान समर्थित बोली जो है वो बोलती रही है, तो उन पर फिर से कार्रवाई जरूर हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार इस सब चीजों पर नजर बनाए हुए है। अब देखना ये होगा कि इस जो मीटिंग चल रही है सभी पार्टीज की कश्मीर के अंदर, उससे निकलता क्या है, और सिग्नेचर कैंपेन जो है वो फिर से चलाया जाएगा क्या, उसको अब केंद्र सरकार जो है वो होने देगी या नहीं होने देगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन केंद्र सरकार की इस पर नजर जरूर जो है वो पूरी तरह से बनी रहेगी। जी बिल्कुल रविंद्र, और इस बीच जम्मू कश्मीर की जनता का क्या कुछ रुख नजर आ रहा है? क्या जनता के मन में वाकई में ये भावना है कि धारा 370 हट गई है और ये हमारे साथ वाकई में गलत हुआ है, ये हमारे लिए बेइज्जती का दिन है? जिस तरह की बातें, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुफ्ती कर रही हैं, अब्दुल्ला कर रहे हैं, क्या वैसी ही भावना जम्मू कश्मीर की जनता में भी है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब से जम्मू कश्मीर का विभाजन जो हुआ था 1947 में, आधा जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान के हाथ में है। ये लोग तभी से राजनीति जो है वो कर रहे हैं। खास करके यही मुद्दा रहता था कि जब भी कोई बात होती थी तो केंद्र जो, चाहे केंद्र में किसी की सरकार हो, उसको ये डराते थे कि अगर 370 के साथ कोई छेड़छाड़ की तो जम्मू कश्मीर जो है वो अलग हो जाएगा। लेकिन जब 370 बीजेपी की सरकार जब आई है, केंद्र में मजबूत सरकार वहां पे थी, और उसके बाद उन्होंने 370 को हटाया है, तो लोग जो हैं, अब जम्मू कश्मीर के लोग यही चाहते हैं, अगर 370 हटी है तो सबसे बड़ा मुद्दा है डेवलपमेंट का। जो युवा है उनको रोजगार मिले, डेवलपमेंट का कार्य जो है वो आगे बढ़े। और इसी तरह जम्मू के अंदर जिस तरह से रेफ्यूजी, कम से कम 1.5 लाख परिवार जो है रेफ्यूजी का यहाँ पे था, गोरखा समाज है, खास करके जो वाल्मीकि समाज 1952 में जिनको बुलाया गया था, जब जम्मू कश्मीर में महामारी फैली थी, उस समय उनको यही बुलाकर यहाँ पर लाया गया पंजाब से कि आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर के सारे राइट्स मिलेंगे। लेकिन वो लोग काफी ज्यादा सफर करते रहे, उनके बच्चे जो हैं काफी पढ़ लिख गए थे, लेकिन उनको जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरी नहीं मिल रही थी। तो यही वजह थी कि जम्मू के अंदर जो लोग थे वो काफी ज्यादा 370 से परेशान थे, क्योंकि जम्मू के साथ जो है हमेशा से भेदभाव की नीति जो है वो होती रही है। कश्मीर के लोगों को उस प्रेफरेंस ज्यादा मिलती थी, चाहे नौकरी हो या किसी भी और शोबे की बात करें तो उसमें उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलती थी। तो इसी वजह से 370 की मांग जो है जम्मू में बहुत ज्यादा उठती थी। लेकिन कश्मीर घाटी के लोग भी जो है, जिस तरह से जब कश्मीर केंद्रित पार्टियां जो हैं वो लगातार राजनीति करती रही है इसी मुद्दे को लेकर, तो अब लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, आतंकवाद का मुद्दा है, आतंकवाद खत्म हो, तो लोग फिर से, जो युवा है, फिर से काम काज अपने कर सके। तो ये पार्टियां फिर से चाहती हैं कि अपनी सत्ता, जिस तरह से लगभग पिछले 70 सालों से राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं, तो अब ये इनको नहीं लग रहा है कि हमारी राजनीतिक रोटियां सेक पाएंगी। इसी वजह से सभी पार्टियां इकट्ठी होकर अब इस पर राजनीति करना चाहती हैं। जी ठीक है, ये गुपकार घोषणा क्या है रविंद्र? गुपकार घोषणा जिसको लेकर आज ये पूरी बैठक की जा रही है, हस्ताक्षर अभियान जो चलाया जा रहा है, इस घोषणा के बारे में हम आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, कश्मीर के अंदर एक जगह पड़ती है गुपकार रोड जो है, और वहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का निवास स्थान है। अब जो मीटिंग चल रही है, जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, वो गुपकार रोड, उसको गुपकार रोड पर आवास होने के की वजह से उसको गुपकार जो है नाम दिया गया है। एक सर्वदलीय बैठक जो है वो वहां पे चल रही है, तो हस्ताक्षर अभियान जो है वो चलाया जाएगा। क्या लोग जो है 370 को फिर से बहाली के लिए होंगे, कामयाब होंगे, या क्या उनकी डिमांड रहेंगी 370 फिर से वापस लाया जाए? और इसके लिए जम्मू कश्मीर के दोनों खित्तों में जो है वो लोग हस्ताक्षर अभियान जो है वो चलाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या मंशा है, ये अब लोगों के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि लेह लद्दाख भी साथ में था, लेकिन अब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। लोग वहां के खुश हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम फिर से वापस जो है पहले वाली स्थिति में आए। इस वजह से जम्मू कश्मीर के दोनों खित्तों पर निर्भर रहेगा कि यहाँ के लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं। क्या वापस 370 जो है वो आएगी? लेकिन केंद्र सरकार में अगर सरकार बहुमत साबित होगा, तो एक बात बता दूं मैं अपने दर्शकों को कि अगर 370 वापस लानी है तो उसके लिए कम से कम जो है मजबूत सरकार चाहिए, और मजबूत जो है कहे तो विपक्ष जो है वो भी मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर वोटिंग होती है। 370 जो है वो वापस लाना फिलहाल
किसी के बस की बात नहीं है। जो केंद्र के अंदर जो है मजबूत सरकार बैठी है, इसी वजह से वापस 370 नहीं लगता है कि जल्द वापस होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े धर्म स्थलों को खुलवाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सीएम उद्धव ठाकरे के लेटर वॉर के बीच बीजेपी इसे अपने लिए सुनहरा मौका मान रही है, क्योंकि राजनीतिक जानकारों की माने तो मंदिरों को खुलवाने को लेकर हो रही लड़ाई से शिवसेना के हिंदुत्व की साख दांव पर है। ऐसे में बीजेपी हर हाल में इस मुद्दे को और ज्यादा भुनाने की कोशिश कर रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भले ही शरद पवार की अगुवाई वाले एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार का नेतृत्व किया है, लेकिन वह समय समय पर शिवसेना के भगवा एजेंडे को पुनर्जीवित करते रहते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो उद्धव यह समझते हैं कि किस प्रकार हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर वह और बीजेपी सत्ता के शिखर पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। एक पूर्व अधिकारी ने यह भी कहा है कि शिवसेना को एमवीए छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिखा। बीजेपी के पास हिंदुत्व पर अपने कॉपीराइट को दोहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी शिवसेना को हिंदुत्व आंदोलन के खलनायक के रूप में दिखाती है तो वह अपने हिंदुत्व के वोट बैंक को बरकरार रख सकती है, और इसी रणनीति का ये हिस्सा है कि लगातार मंदिर, मस्जिद और तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें खुलवाने को लेकर बीजेपी इस समय आंदोलन कर रही है। महाराष्ट्र में लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं लेटर वॉर भी जारी है और इस समय प्रतिक्रियाओं का दौर, बयानबाजी का दौर भी लगातार सूबे में जारी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। महाराष्ट्र में जिस तरह से धार्मिक स्थलों को खुलवाने को लेकर इस समय सियासत तेज है, इसे किस तरह से देखें? क्या दोनों ही पार्टियां, चाहे वो शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही हैं? महाराष्ट्र में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार एक एक कदम जो है फूक फूक के रख रही है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने पत्र दिया, पत्र में साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए कहा क्या महाराष्ट्र सरकार जो है हिंदुत्व को भूल गई है। उसको लेकर अब पूरी तरह से जो है महाराष्ट्र खेमे में जो है उछाल मचा हुआ, लगातार पत्र व्यवहार किया जा रहा है और पत्र व्यवहार के जरिए एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक पत्र लिखकर महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश साफ तौर पर उन्होंने कहा है महाराष्ट्र सरकार अब जो है गुंडों की सरकार हो गई है। महाराष्ट्र सरकार जो है शराब और बार खुलवाने में लगी है, लेकिन मंदिर खुलवाने में लगी हुई है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं अमृता फडणवीस भी पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को घेरने में है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, जिस तरह से सरकार को घेरा जा रहा है, हिंदुत्व की यहाँ लड़ाई नजर आ रही है, क्या बीजेपी ये सोच रही है कि अपने वोट बैंक को वो इस मुद्दे के जरिए बचा पाएगी? जाहिर तौर पर देखिए पल्लवी, ये पूरा मामला वोट बैंक की राजनीति ही है, क्योंकि सबको पता है कि महाराष्ट्र में कोरोना संकट जो अगर आते जा रहा है। ऐसे में अगर देश की बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। अगर प्रधानमंत्री इस तरह के वक्तव्य देते हैं और उनके राज्यपाल जो है इस तरह से पूरा मुद्दा कहीं न कहीं धर्म को लेकर करते हैं, तो जाहिर तौर पर इस तरह से कहना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन इस पूरे मामले में अब चुप्पी नहीं साधते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी मोदी जी को एक पत्र लिखा है, जिनने साफ तौर पे कहा है कि मुझे बेहद दुख होता है कि अगर राज्यपाल इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं किसी राज्य के मुख्यमंत्री को, तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और इसी को लेकर पूरे राज्य में कहीं न कहीं जो है मंदिरों के बाहर कभी घंटे बजाए जा रहे हैं, कभी तालियां बजाई जा रही है, कभी आरती की जाती है। जाहिर तौर पर कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर बनाने की बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा भी जहरीली होनी शुरू हो गई है। आमतौर पर नवंबर में दिल्ली की हवा में जो स्मॉग है वो देखने को मिलता है, लेकिन इस बार अभी से उसका असर देखने को मिल रहा है। गुरुवार की सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग फैला हुआ नजर आया। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर तो सुबह में भी गाड़ियों की लाइट जलती दिखाई पड़ी। नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव के हाल भी कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान लॉन्च किया है। लोगों को रेड सिग्नल पर इंजन ऑफ करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 1 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ट्रैफिक सिग्नल पर 10 लाख गाड़ियां भी इंजन बंद कर दें तो साल भर में 1.5 टन PM10 कम हो जाएगा। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक रेड लाइट पर एक गाड़ी करीब 15 से 20 मिनट रुकती है। उन्होंने दावा किया कि अगर गाड़ियों का इंजन ट्रैफिक सिग्नल पर बंद कर दिया जाए तो दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 15 से 20% की कमी आ सकती है। तो सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा भी जहरीली होनी शुरू हो गई है। आमतौर पर नवंबर में दिल्ली की हवा में स्मॉग देखने को मिलता है, लेकिन इस बार अभी से उसका असर नजर आ रहा है। गुरुवार को सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग फैला हुआ नजर आया। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर तो सुबह में भी गाड़ियों की लाइट जलती दिखाई पड़ी। नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव के हाल भी कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान लॉन्च किया। अब मेरे सहयोगी सुनील हिमाचली इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए अब एक नया अभियान लॉन्च किया है और इस अभियान का नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। क्या कुछ जानकारी है इस अभियान को लेकर? पल्लवी, सीधी सी बात है कि जो भी मसला या जो भी इशू अभी आने वाले दिनों में उठने वाला है, लेकिन उससे पहले जो सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है। हालांकि सर्दियों की दस्तक धीरे धीरे अब होगी है और नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में जो है सर्दियों के दिनों में कैसे हालात हो जाते हैं, सुबह शाम जब स्मोक की स्थिति होती है तब विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि इन दिनों धुंध भी पड़ती है। लेकिन जो अभी एक स्कीम लॉन्च की गई है या लोगों के लिए जो चीज लेके सरकार आई है, उसके बीच अब एक और चीज निकलकर सामने आ गई है कि जहरीली हवा के लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए अब केंद्र और जो केजरीवाल सरकार है उनमें जो है आमने सामने की जंग जो है वो छिड़ गई है, क्योंकि जो यहाँ की हवा की गुणवत्ता है, उसका स्तर है, उसको लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है और जो दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार है, वो भी गंभीर है। लेकिन राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में टकराव जो है वो अब शुरू हो गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी, विजिबिलिटी कम हो जाएगी। स्मोक जब पड़ती है धुंध की स्थिति में लोगों को सुबह के टाइम में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो है, आपको पल भी पता है और हमारे दर्शकों को भी पता है कि जिस तरीके से नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव से होकर जब
रोजाना सफर करने वाले लोग आते जाते हैं, या अभी जैसे स्कूल बंद है, लेकिन पिछले साल के अगर आंकड़ों को देखें तो ना जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ धुंध के कारण और इस स्मोक के कारण हुई हैं। और इसके लिए जो अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने भी दिल्ली में प्रदूषण के लिए पराली को 4% तो शेष स्थानीय कारकों को जिम्मेवार बताया है। क्योंकि आपसी पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सरकार की ऐसे ही जंग छिड़ गई थी कि पराली की वजह से जो हवा का रुख होता है वो दिल्ली की तरफ होता है। पंजाब के जो किसान पराली जलाते हैं या हरियाणा के किसान जो पराली जलाते हैं उसके प्रदूषण से जो है वो दिल्ली में विजिबिलिटी कम हो जाती है और स्मोक की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अभी जो केंद्रीय मंत्री ने बात कही है 4% जो है वो किसानों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने पराली को जलाने की बात कही है। तो ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं उनका और केंद्रीय मंत्री के बीच जो इस तरीके का बयान आना, उससे वो बिफर गई हैं। और पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को लेकर पल्लवी संबंध में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी गुरुवार को कहा है कि हम लोग जो है इनकार करते रहने से या अब तक जो चीजें हुई हैं उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने सवाल किया है कि यदि केवल 4% प्रदूषण पराली जलाने के कारण होता है तो दिल्ली एनसीआर में पिछले पखवाड़े में अचानक प्रदूषण क्यों बढ़ गया। क्योंकि पिछले सालों का जो जिक्र किया है उन्होंने, तो वो भी इसीलिए किसानों को जिम्मेवार इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर ठहराया जाता है कि किसान पराली जलाते हैं, लेकिन किसानों की जो स्थिति है वो किसान ही समझते हैं कि उन्हें कैसे किस तरीके से इस पराली को अपने लिए उपयोगी और गुणवत्ता कारक आने वाली कृषि या जो वो अभी किसानी करेंगे कैसे बनाना है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने अपने ट्वीट में ये बात लिखी है कि इनकार करते रहने से कोई लाभ किसी को नहीं होगा। यदि पराली जलाने की वजह से केवल 4% प्रदूषण होता है तो पिछले पखवाड़े में अचानक जो है वो प्रदूषण क्यों बढ़ा। हवा इससे पहले राजनीति तो अपनी जगह है ही सुनील। देखिए, राजनीति तो हर किसी को करनी होती है, अब सत्ता में है तो राजनीति तो करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो अभियान चला रही है केजरीवाल सरकार, जागरूकता फैलाना अच्छी बात है, लेकिन क्या अभी भी सिर्फ जागरूकता फैलाने से काम हो पाएगा? देखिए, उन्होंने ऑड-इवन का फॉर्मूला लागू किया, बहुत ज्यादा हद तक वो कारगर साबित नहीं हो पाया। उसके अलावा अब ये नया अभियान वो शुरू कर रहे हैं, जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। लोग जागरूक हैं लेकिन लापरवाह हैं, वो लापरवाही कैसे हटेगी? और सबसे बड़ी बात कि सरकार इस स्तर पर क्या काम कर सकती है? ऐसे हम देखें तो पंजाब हरियाणा में भी पराली जलाना कोई अनुमति नहीं मिली हुई है, ये इलीगल है, बावजूद इसके पराली जल रही है। तो समस्या यहाँ पर यही है कि योजनाएं तो ला दी जाती हैं, वो धरातल पर काम नहीं कर पाती और इसका जो भुगतान है वो अंततः जनता को ही भुगतना पड़ता है। सीधी सी बात, प्रैक्टिकली तौर पर जिस स्कीम की या जिस आप सरकार के नए जो उपयोगी मैं कह सकता हूं, क्योंकि एक उपयोग के तौर पर है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। अगर रेड लाइट की हम बात करें तो सेकंडों में लाइट चलती है, यानी अमूमन 90 सेकंड का वक्त, 60 सेकंड का वक्त या 45 सेकंड का वक्त जो है वो एक चौक पे दिया जाता है, चिमनियों की जो लाइट होती है। लेकिन अगर हम लोग गाड़ी खड़ा करके वहां पे खड़ते हैं तो इस बात को प्रैक्टिकली सरकारों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हर अधिकारी या कर्मचारी या जो भी ऐसी स्कीम लेके आते हैं उन्हें भी व्यक्तिगत तौर पर इन चीजों को समझना होगा कि 8 से 10 सेकंड अगर आप गाड़ी खड़ी बंद करके वहां पे चौक पे खड़ते हैं तो वहां पर कितनी लंबी लाइन होती है, और उस 6 से 8 या 10 सेकंड को प्रैक्टिकली समझें तो क्या कुछ स्थिति हो जाएगी। जो ये स्कीम आई है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का जो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी एक और स्कीम भी है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बचने के लिए गुरुवार से ग्रेडेड रिस्पांस, यानी कि आज से एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप लागू हो जाएगा। इसके साथ ही डीजल, पेट्रोल और केरोसिन से चलने वाले जितने भी जनरेटर हैं इनके इस्तेमाल पर अगले आदेश तक के लिए जो है वो पाबंदी लग जाएगी। दिल्ली सरकार ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी जो है वो की थी पल्लवी, और इसके साथ साथ जो है गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में प्रशासन ने तैयारियां पूरी इसके संबंध में पहले ही कर ली थी, क्योंकि इसके संबंध में जब मीटिंग हुई थी तो ये भी बात निकलकर सामने आई थी कि जब जनरेटर चलते हैं तो उससे भी प्रदूषण की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। और
नोएडा में हालांकि अभी तक असमंजस है। जिला अधिकारी की ओर से गाइडलाइन के लिए शासन को पत्र तो लिखा गया है, लेकिन अब इसमें क्या है, क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी। और जो ओड इवन की तरह जैसे कुछ लोगों ने पहले ऐतराज जताया था, कुछ लोगों ने इसे सही बताया था, वैसे ही अब रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का भी ऐसा ही मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे इस बात को लेकर भी कह रहे हैं क्योंकि सर्दियों के दिनों में अगर सुबह सुबह कोई इंसान घर से निकलता है तो प्रैक्टिकली क्या गाड़ी जो डीजल या पेट्रोल पे चलती हैं तो कई गाड़ियां जो है उस तरीके से इंजन वर्क नहीं करते, और अगर रास्ते में किसी की गाड़ी बंद हो जाए या उस लाइट से आगे गाड़ी स्टार्ट ना हो तो वहां पर जो है जाम की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये हमें वास्तविक तौर पर और प्रैक्टिकली इन चीजों को सरकार को समझने की जरूरत है। और अब देखना यह होगा, हालांकि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं ऑन करने के ऑफ करने के बाद इसमें तकनीकी तौर पर जो इंजीनियर हैं उनकी सलाह भी शायद सरकार को ले लेनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं। बाकी यही होगा कि आने वाले दिनों में इसका कैसा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से धुंध की स्थिति पैदा होगी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 50 टीमें जो हैं वो 15 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी तक प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपाय देखेंगी। ये टीम दिल्ली के अलावा एनसीआर के शहरों का दौरा करेगी और इसके अलावा जो है प्रदूषण गतिविधियों के खिलाफ कड़ी नजर रखेगी। इसका फीडबैक एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। हालांकि अब इसमें जो विशेषज्ञ हैं वो ये भी कहते हैं कि ग्रैप को लेकर जो मैंने आज से एक बात कही कि ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्ट। जी बिल्कुल सुनील, हमारे पास समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारें अब तमाम प्रयास कर रही हैं कि दिल्ली की जो हवा है उसे कम जहरीली किया जा सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा के बारे में जानकारी सौंपी गई। पीड़ित परिवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील सीमा कुशवाहा पेश हुई। उन्होंने अदालत से अपील की है कि इस केस का ट्रायल दिल्ली में ही होना चाहिए, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। गुरुवार को सुनवाई शुरू होने पर सीमा कुशवाहा की ओर से मांग की गई कि सीबीआई की अपनी जांच की रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी चाहिए, साथ ही स्टेटस रिपोर्ट भी देनी चाहिए।
चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मामले की जांच पूरी होने के बाद केस का ट्रायल दिल्ली में ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सर्वोच्च अदालत ये बताएगी कि केस से जुड़ी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या फिर हाई कोर्ट। इसके अलावा ट्रायल दिल्ली में होगा या यूपी में होगा। इसके अलावा परिवार की सुरक्षा राज्य सरकार की एजेंसी करेगी या फिर केंद्रीय एजेंसी। आपको बता दें कि हाथरस केस को लेकर एक सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी हो रही है, लेकिन यहां पर परिवार की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार से जवाब मांगा गया था। अब सरकार ने अपना हलफनामा सौंप दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा के बारे में जानकारी सौंपी गई। पीड़ित परिवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील सीमा कुशवाहा पेश हुई। उन्होंने अदालत से अपील की है कि इस केस का ट्रायल दिल्ली में ही होना चाहिए, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। गुरुवार को सुनवाई शुरू होने पर सीमा कुशवाहा की ओर से मांग की गई कि सीबीआई की अपनी जांच की रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी चाहिए, साथ ही स्टेटस रिपोर्ट भी देनी चाहिए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, आज हाथरस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ खास रहा आज की सुनवाई के दौरान? देखिए, आज हाथरस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें पीड़ित पक्ष ने दिल्ली में ट्रायल कराने की अपील करी है कि इसकी जो सुनवाई हो वो दिल्ली में हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, मगर मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने के संकेत भी दिए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार ने अपील की थी कि जो ट्रायल हो वो पूरा यूपी से बाहर हो, यानी कि दिल्ली में हो। और हाथरस कांड में एक और जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज से कराने की मांग करी गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यूपी में मामले की जांच और सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। पीड़ित परिवार को इस पर भरोसा नहीं है, इसलिए इसे दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि यूपी सरकार ने बताया था कि पीड़ित परिवार और गवाहों की 3 स्तरीय सुरक्षा की जा रही है। ये हलफनामा योगी सरकार ने दाखिल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर संकेत दे चुका है कि मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जाएगा और फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। जी बिल्कुल। और सीमा कुशवाहा आज इस पूरे मामले में पीड़िता के परिवार की तरफ से पक्ष रखने के लिए पहुंची थी, उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी कुछ बातचीत की है। पुनीत, अभी फिलहाल स्थिति को देखकर क्या कुछ लग रहा है? जैसा कि सीमा कुशवाहा चाह रही है कि सीबीआई भी अपनी सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे, क्या ऐसा माना जाए कि राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपने पर किसी तरह का कोई खतरा है? राज्य सरकार पर विश्वास नहीं है पीड़ित पक्ष को? देखिए, राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। हालांकि एसआईटी की जांच अभी चल रही है। जांच कंप्लीट होने के बाद में जिस भी जांच एजेंसी ने, यानी कि एसआईटी ने और लोकल पुलिस ने जो भी जांच करी है, उसकी पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। और जिस तरीके से पीड़ित परिवार लगातार मांग कर रहा है कि सिटी जज की निगरानी में जांच हो, सीमा कुशवाहा उसकी पैरवी कर रही है। लेकिन जो योगी सरकार के वकील हैं, उन्होंने हलफनामे में परिवार की सुरक्षा और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के आदि उल्लेख किया है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, आज आरोपियों के घर पहुंची थी सीबीआई की टीम, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी इस समय मिल रही है पुनीत? देखिए, जांच की दिशा में लगातार सीबीआई आगे बढ़ रही है। कल पीड़िता के जो भाई थे दोनों और जो पिता थे, उनसे पूछताछ हुई थी। आज जो आरोपी के परिजन हैं, उनसे पूछताछ हुई है। आरोपी के घर गई थी। घटनास्थल का भी मुआयना सीबीआई ने पहले ही दिन किया था। मंगलवार को जब सीबीआई पहुंची थी, उससे पहले उस टाइम घटना का मुआयना उसने किया है और फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट थे वो उनके साथ मौजूद थे। कुछ ऐसे सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं जो जांच के लिए आगे भेजे गए हैं, जिसमें पीड़िता की चप्पल वगैरह है। आसपास जो लोग काम कर रहे थे उनसे भी पूछताछ होगी और कुछ ऐसे गवाह हैं जो लोकल पुलिस से या एसआईटी की टीम से छूट गए हैं, उनसे भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। जी ठीक है। और जो सुरक्षा को लेकर बात हो रही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है कि पीड़िता के परिवार को केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से सुरक्षा दी जाएगी या फिर राज्य सरकार की तरफ से, मैं ये जानना चाह रही हूँ पुनीत, तो क्या अभी किसी तरह की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई है पीड़ित परिवार को? देखिए, राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा दी गई है। घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और पुलिस की कई गारद वहां पर मौजूद है। सब इंस्पेक्टर की भी ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से पीड़िता के जो परिजन हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें यूपी पुलिस और प्रशासन पर भरोसा नहीं है। ऐसे में उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा मांगी है, केंद्र की ओर से सुरक्षा मांगी है। और सीबीआई जो जांच कर रही है वो लगातार पूछताछ वहां आसपास के जो लोग हैं उनसे कर रही है। लेकिन
परिजन मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज की निगरानी में कोई भी अगर जांच करता है, चाहे वो सीबीआई जांच करे या कोई अन्य जांच करे, लेकिन जो जांच है वो सिटिंग जज की निगरानी में ही होनी चाहिए, तभी उन्हें न्याय मिल पाएगा। क्योंकि उन्हें प्रशासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और निष्पक्ष जांच होगी ऐसा भी उनको भरोसा नहीं है जी। और इस बीच जो ये खबर मिल रही है कि शुरुआत में जिस जिला अस्पताल में पीड़िता को भर्ती करवाया गया था वहां से काफी अहम सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुए हैं और सीबीआई की टीम जो वहां पर जांच के लिए गई थी बेरंग होकर लौटी है टीम। इन बातों में कितनी सच्चाई है पुनीत? क्या वाकई में सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए हैं? देखिए, जैसे जैसे सीबीआई जांच कर रही है और इस कांड को लगभग 1 माह हो रहे हैं, कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जिसमें एक इंस्पेक्टर जो चंदप्पा थाने के थे वो ये कहते हुए नजर आए थे कि अगर आरोपियों की ओर से कोई एक एप्लीकेशन देता तो मैं पीड़ित पक्ष के लोगों को उठा करके बंद कर देता। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा अंदेशा है कि जिनसे लापरवाही हुई है वो अपनी गर्दन बचाने के लिए अब सबूत मिटाने का काम कर रहे हैं। आज सीबीआई जब वहां पहुंची थी तो फुटेज गायब थे और सीधे से ये बताया गया कि सीसीटीवी जो कैमरा है वो सही वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की टीम लगाई गई है और डेटा जो है वो रिकवर कराने का पूरा प्लान है सीबीआई का। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज कुछ खास सीबीआई के हाथ से जिला अस्पताल से नहीं लगा है जी। बिल्कुल, तो देखा जाए जैसा कि हम 1-2 दिन पहले बात भी कर रहे थे पुनीत, पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इतने ज्यादा भ्रष्टाचार, यहाँ के जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं वो लिप्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार में कि अपनी साख और अपना नौकरी बचाने के लिए सीसीटीवी फुटेज गायब कर देते हैं। विकास दुबे की 200 से ज्यादा फाइलें गायब हो गई हैं। किस तरह से इन स्थितियों को काबू में कर पाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? अब लग नहीं रहा है कि उनके हाथ में इतना कुछ बचा है कि इन स्थितियों को ठीक कर पाए वो। देखिए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी जो पीड़ित परिवार था उनकी जो वकील है उन्होंने इस बात को रखा था कि अगर डीएम को वहां से नहीं हटाया गया तो सरकार निष्पक्ष जांच का भरोसा कैसे देगी। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार पॉइंट टू पॉइंट एक सबूत हटाए जा रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं ताकि सीबीआई के हाथ कुछ ना लगे। और एसआईटी की अगर हम बात करते हैं तो एसआईटी की कई ऐसे मामले रहे हैं जिसमें एसआईटी की भी जांच पर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को फैसला लेना होगा। लेकिन ये ताज्जुब वाली बात है कि आज तक एसपी पे कार्रवाई हुई लेकिन डीएम पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि एक अपील दाखिल करी गई है और जो वकील हैं सीमा कुशवाहा वो लगातार मांग कर रही हैं कि डीएम को हाथरस से हटाया जाए, तभी जाकर के निष्पक्ष जांच की उम्मीद परिजनों को बन पाएगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय के घर बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है। विवेक की पत्नी के भाई आदित्य अल्वा बेंगलुरु ड्रग केस में आरोपी हैं। पुलिस ने उनकी तलाश में विवेक के मुंबई आवास पर रेड मारने पहुंची। आदित्य के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद से ही वह फरार बताए जा रहे हैं। सीसीबी ने कोर्ट वारंट लेकर विवेक के घर की तलाशी ली। सीसीबी की तरफ से जारी स्टेटमेंट के मुताबिक कोटमेंट केस में आदित्य अल्वा फरार चल रहा है। वहीं विवेक ओबेरॉय उनके रिश्तेदार हैं और ये हमें सूचना मिली थी कि अल्वा वहां है, इसलिए हम चेक करना चाहते थे, इसलिए कोर्ट से ये वारंट लिया गया था और सीसीबी की टीम मुंबई में उनके घर गई थी। बता दें कि सैंडलवुड ड्रग केस में कई बड़े नाम आ चुके हैं। इनमें रागिनी के नाम भी है और इसके अलावा आदित्य का भी नाम है और आदित्य के घर पर भी सीसीबी की टीम पहले छापामार कार्रवाई कर चुकी है। बता दें कि इस हाई फाई ड्रग केस में कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं और कुछ ऐसे ड्रग पैडलर्स हैं जिनके भी नाम सामने आए थे और उन्होंने ड्रग पैडलर्स जो कि गिरफ्तार हुए थे उन्होंने ही आदित्य और रागिनी जैसे नामों को सामने लेकर आए थे। तो बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय के घर पर बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है। विवेक की पत्नी के भाई आदित्य अल्वा बेंगलुरु ड्रग केस में आरोपी हैं। पुलिस ने उनकी तलाश में विवेक के मुंबई आवास पर रेड की। आदित्य के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद से वह फरार बताया जा रहा है। वहीं सीसीबी ने कोर्ट वारंट लेकर विवेक के घर की तलाशी की है। सीसीबी की तरफ से जारी स्टेटमेंट के मुताबिक कॉटनपेट केस में आदित्य अल्वा फरार है। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, विवेक ओबेरॉय के घर आज छापामार कार्रवाई की गई है, पूरी जानकारी। मेरी आवाज पहुंच रही है सत्यप्रकाश आप तक? सत्यप्रकाश, मेरा सवाल यह है कि आज बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय के घर पर छापामार कार्रवाई हुई है ड्रग्स केस को लेकर। देखिए पल्लवी, विवेक ओबेरॉय के घर पे जो है छापेमारी जरूर की गई है, लेकिन वो विवेक ओबेरॉय के लिए नहीं की गई बल्कि उनके भाई जो है आदित्य साल्वे को लेकर छापेमारी की गई है। आदित्य के ऊपर आरोप है कि कर्नाटक पुलिस जो है उनसे पूछताछ करने आई थी। उस कर्नाटक पुलिस को
बेंगलुरु पुलिस के इंस्पेक्टर था, तो उन्होंने जो है आदित्य अल्वा को जो है अपने घर में छुपा के रखा। हालांकि ड्रग्स मामले में लगातार जो है बेंगलुरु पुलिस जो है आदित्य अल्वा की छानबीन कर रही थी। ऐसे में दोपहर के करीब 1 बजे जो है जवाबी कार्रवाई के तहत जो है उनके घर में प्रवेश किया और उसके बाद तमाम जो है छानबीन गई। उनके घर पे ही नहीं बल्कि उनके दफ्तर में भी तमाम जानकारियां निकाली गई है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, इस पूरे मामले की जानकारी भी हम आपसे चाहेंगे कि आखिर ये कॉटन पेट केस है क्या, किस तरह के ड्रग्स केस में आदित्य फंसते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बेंगलुरु में सैंडलवुड ड्रग्स मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान जो है आदित्य अल्वा के ऊपर जो है ड्रग्स सप्लाई करने का मामला सामने आया था। उसी को लेकर जांच कर रही है। जांच में जो है समन किया गया था, लेकिन आदित्य अल्वा जो है बेंगलुरु पुलिस के समक्ष जो पेश नहीं हुई थी। यही वजह है कि लगातार बेंगलुरु पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। लेकिन अब उनको मुंबई में छुपे होने की जिस तरह से जानकारी मिली थी, यही वजह है कि जो है विवेक ओबराय के घर पे और उनके दफ्तर में छापेमारी की गई है। वही बेंगलुरु में जो आदित्य अल्वा का दफ्तर है, घर है, वहां भी छापेमारी एक साथ की गई थी। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि शायद बेंगलुरु पुलिस के हाथ में इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से कोर्ट द्वारा सर्च ऑपरेशन का जो है लेटर लेके आए थे, तमाम जो है ऑपरेशन किया गया है, लेकिन अब तक बेंगलुरु पुलिस का हाथ कुछ लगा नहीं है। जी बिल्कुल, उनके घर में तलाशी भी ली गई है। काफी देर बताया जा रहा है कि जो टीम थी वो वहीं पर मौजूद थी, लेकिन जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कोई खास जानकारी वहां से उन्हें मिल नहीं पाई है। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि सूत्रों के हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल रही है सत्यप्रकाश, क्या वाकई में विवेक ओबराय ने अपने साले को छुपा कर रखा था? देखिए, विवेक ओबराय से भी इस पूरे मामले में जवाब तलब किया है बेंगलुरु पुलिस ने, लेकिन विवेक ओबराय ने साफ तौर पर कहा था कि अगर हमारे घर में छुपे होते तो जाहिर तौर पर मैं बिल्कुल मदद करता बेंगलुरु पुलिस की, लेकिन जब सर्च ऑपरेशन हो गया, तमाम चीजें हमने खुली छूट दे दिया। ऐसे में अगर कुछ नहीं मिलता है तो जाहिर तौर पर बेंगलुरु पुलिस को भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि बिना किसी जो पुख्ता सबूत के किसी के घर में इस तरह की छापेमारी करना या सर्च ऑपरेशन करना बेहद गलत होता है। ऐसे में उस शख्स के खिलाफ जो ड्रग्स को लेकर दूर है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से ड्रग्स का ये केस है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम इस सैंडलवुड केस के बारे में और जानकारी चाहें सत्यप्रकाश, तो आदित्य अल्वा के अलावा और ऐसी कौन सी बड़ी हस्तियां हैं जो इस पूरे केस में फंसी हुई नजर आ रही हैं? देखिए पल्लवी, बेंगलुरु पुलिस जिस वक्त सैंडलवुड ड्रग्स की मामले की जांच कर रही थी, उस वक्त जो है तमाम सेलिब्रिटी के अलावा तमाम नेताओं के भी नाम आए थे, लेकिन इसमें हालांकि नाम जाहिर नहीं किया गया बेंगलुरु पुलिस द्वारा। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से आदित्य अल्वा को गिरफ्तार किया जाएगा या उनसे पूछताछ की, उस दौरान जो है तमाम बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि आदित्य अल्वा की खोज की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आदित्य अल्वा वो शख्स है जो तमाम कई लोगों को बड़े पैमाने पर जो है ड्रग्स सप्लाई करने का मामला और उनके ऊपर संज्ञान आरोप लगे। जी शुक्रिया सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय के घर पर बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है। विवेक की पत्नी के भाई आदित्य अल्वा बेंगलुरु ड्रग केस में आरोपी हैं। पुलिस ने उनकी तलाश में विवेक के मुंबई आवास पर रेड की है। आदित्य के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद से ही वह फरार है। सीसीबी ने कोर्ट वारंट लेकर विवेक के घर की तलाशी ली। सीसीबी की तरफ से जारी स्टेटमेंट के मुताबिक कॉटन पेट केस में आदित्य अल्वा फरार है। और ये भी हम आपको जानकारी दे दें कि आदित्य के घर पर सीसीटीवी टीम पहले भी छापा मार चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।